नमस्कार साथियों, विवेचना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरेंद्र सिंह राठौर आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, हाउ टू परचेज योर फर्स्ट कार। अपनी पहली कार कैसे खरीदें, इसकी प्लानिंग कैसे करें, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट मिस ना करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सभी पॉइंट्स पर जिसके जरिए आप लोग समझ पाएंगे कि हमें अपनी पहली कार कैसे खरीदनी चाहिए और कब खरीदनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि कार के लिए हम बजट कैसे बनाएं, क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम समझेंगे कि एक्सपर्ट के द्वारा कार खरीदने के लिए थंब रूल्स क्या क्या होने चाहिए और हमें कैसे फॉलो करने हैं। इसके बाद हम समझेंगे कार खरीदने के लिए सबसे आइडियल टाइम क्या होगा, सबसे सही समय क्या होगा। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि कार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। और दोस्तों लास्ट में हम समझेंगे कि कार खरीदते समय हमारे बजट के अलावा कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं साथियों, कार खरीदने के पहले जो खुशी हमारे मन में होती है, जो भावनाएं हमारे मन में होती है, वो अलग ही लेवल की होती है। बट साथियों, भावना के साथ साथ हमें अपनी पॉकेट पावर एवं अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ही कार खरीदनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं, हाउ टू प्लान अ बजट टू बाई अ कार। देखिए, आसान सा तरीका है बजट करने का कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आना चाहिए। क्योंकि साथियों, एसेट्स दो प्रकार की होती है, डेप्रिसिएटिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनकी समय के साथ साथ वैल्यू घटती रहती है, और एप्रिशिएटिंग एसेट जिनकी समय के साथ साथ वैल्यू बढ़ती जाती है। सीधा सा उदाहरण है डेप्रिसिएटिंग एसेट्स का कार, जिसको हम खरीदने की अब प्लानिंग करने वाले हैं। वहीं एप्रिशिएटिंग एसेट्स का सीधा सा उदाहरण हो जाता है आपका रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसके थ्रू हमारे जो मनी है या जो हमारी पूंजी है वो बढ़ती जाए। अब तक आप लोग यह तो समझ गए होंगे कि एक्चुअल बजट से ज्यादा यदि आप डेप्रिशिएटिंग एसेट्स पर खर्च करते हैं तो यह आपकी संपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग को चौपट कर सकती है। जो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर आप अपनी पॉकेट से ज्यादा डेप्रिशिएटिंग एसेट्स पर खर्च करेंगे। वहीं अगर आप एप्रिशिएटिंग एसेट्स पर थोड़ा और खर्च करेंगे तो यह आपकी कमजोरी ना बनकर आपकी ताकत बन जाएगा। तो चलिए साथियों, इतना सब समझने के बाद अगर आप समझ पाते हैं कि आप सच में कार बजट कर सकते हैं तो उसके लिए आप लोग एक्सपर्ट का एक आसान सा थंब रूल समझिए, 20-4-10। तो चलिए साथियों, इस 20-4-10 को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं 20-4-10 में 20 यानी कि 20 का मतलब यहां पर यह है कि आप जो भी कार बजट प्लान कर रहे हैं उस कार की जो ऑन रोड प्राइस है उसका 20% आपको एज अ डाउन पेमेंट जमा करना होगा। यानी कि अगर आपके पास जो भी आप कार खरीदने जा रहे हैं, सपोज आप अगर 10 लाख की कार खरीदने जा रहे हैं और आपकी जेब में 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के लिए है, तो हम इसको 20 पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं 4 यानी कि 4। अब समझते हैं ये 4 है क्या। 4 एक्चुअल में ये अवधि है उस टाइम की कि आपने जो कार लोन लिया उसको आप 4 साल में रीपे कर पाएंगे, उसकी ईएमआई 4 साल में भर सकें, तो उस कार को हमें बजट करना है। अब आता है 10 यानी कि 10 क्या है कि जो आपने कार बजट की है उसकी जो ईएमआई होने वाली है वो आपकी जो इनकम है, मंथली इनकम है, उसकी सिर्फ 10% होनी चाहिए। तो साथियों, ये ध्यान रखें कि ये तीनों शर्तें जो हैं 20-4-10 के लिए ये आइडियल शर्तें हैं। अगर आप इनको फॉलो कर सकते हैं तो आप एक कार बजट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, दूसरा थंब रूल समझने का प्रयास करते हैं जो एक्सपर्ट द्वारा सेकंड थंब रूल बताया गया कि एक तो 20-4-10 हो गया, दूसरा थंब रूल हमारा आता है 50-30-20। 50 यानी कि 50% ऑफ आवर टोटल इनकम कैन गो टॉवर्ड आवर नीड्स, यानी कि जो हमारी इनकम है उसका 50% हमारी जरूरतों पर खर्च होना चाहिए। इसके बाद आता 30 यानी कि हमारी आय का 30% हिस्सा उन चीजों पर खर्च होनी चाहिए जो हमारी जरूरतें नहीं है लेकिन शौक यानी कि लग्जरी, जो लग्जरी गुड्स हैं उनके शौक करने के लिए हमारी आय का 30% हिस्सा खर्च होना चाहिए। इसके बाद साथियों आता है 20 यानी कि जो हमारी इनकम है उसका 20% हिस्सा किसी भी सिचुएशन में हमारी सेविंग या इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। यानी कि जो हमारी इनकम है उसका 50% जो होगा हमारी जरूरतों पर खर्च होगा, 30% जो होगा जो हमारी जरूरतें नहीं है लेकिन हमारे शौक हैं
और इसके बाद बचा 20% तो हमारी सेविंग्स में जाना ही चाहिए। साथियों, जब आपकी आय एक ठीक ठाक स्तर की होती है तो 30% हिस्सा काफी हो जाता है आपकी कार की ईएमआई, फ्यूल, ईंधन या उसकी सर्विसिंग पर खर्च करने के लिए। साथियों, कार खरीदने के साथ साथ हमें इसके बाद होने वाले खर्चों को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है हमने कार खरीद ली बस हम फ्री हो गए, नहीं, इसके बाद जो आने वाले खर्चे हैं उसको भी हमें ध्यान में रख के चलना है। अब साथियों, अब हम समझते हैं कार खरीदने के बाद होने वाले जो खर्चे हैं ये कंपलसरी होंगे, जैसे कि फ्यूल हो गया। फ्यूल साथियों, जितनी महंगी आपकी गाड़ी होगी उतना कम माइलेज देगी। अगर वो कम माइलेज देगी तो आप ये समझ लो आपका पेट्रोल हो, सीएनजी हो या डीजल हो, तो उसकी जो कॉस्ट होने वाली है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी किलोमीटर कम चलेगी और डीजल, पेट्रोल या सीएनजी ज्यादा खाएगी। तो उससे जो भी खर्चा होने वाला उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिर साथियों, कार खरीदने के बाद आती है बात इंश्योरेंस की। तो साथियों, जितनी महंगी कार होगी उतना ही महंगा उसका इंश्योरेंस होता है। फिर साथियों, बात आती है मेंटेनेंस की। तो सेम चीज है कि जितनी महंगी कार उतना महंगा मेंटेनेंस, उतने महंगे उसके पार्ट्स। फिर इसके बाद आती है पार्किंग फीस। अगर हम गाड़ी कहीं लेके जा रहे हैं तो उसको कहीं खड़ा भी करेंगे तो उसके पार्किंग पर भी जो खर्चा होने वाला वो भी हमारी पॉकेट से ही जाने वाला। फिर आती है हमारी टोल फीस। अगर हम कहीं गाड़ी लेके जाएंगे, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज होंगे तो वहां हमें टोल फीस भी चुकानी होगी। और हाँ साथियों, टोल से याद आया कि हमारा पिछला वीडियो टोल टैक्स से रिलेटेड था, तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमने लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू देख लीजिए कि आप टोल से कैसे बच सकते हैं और टोल का सिस्टम क्या होने वाला है। क्योंकि अब हमारे देश में जीएनएसएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से टोल का जो प्रावधान है वो आने वाला है। अब कार खरीदने के बाद कुछ ऐसे भी कॉस्ट आते हैं जो हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे अगर आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं, अगर आपका चालान कट जाता है तो इसका भी बर्डन आपकी पॉकेट पर ही आने वाला है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। इसके बाद साथियों आता है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो मान लो हम कोई अपॉर्चुनिटी आती थी, हम कुछ एसेट्स ऐसे खरीद लेते जिनका वैल्यू बढ़ना था उस पैसे से, जिस पैसे से हम कार खरीदने वाले हैं। तो जब आप कार खरीद लेंगे तो इन चीजों को मिस करेंगे कि अगर काश हमने इसमें पैसा लगा दिया होता तो ये पैसा हमारा डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है तो इसमें तो पैसा घटता जाएगा। आपने 10 लाख की कार ली है, ये कुछ टाइम बाद 5 लाख की हो जाएगी, उसके बाद 3 लाख की, 2 लाख की, उसके बाद कबाड़े में बेचनी पड़ेगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर हमें कार खरीदनी है तो हमें पहले ये समझ लेना कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है उससे बेटर, तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना है। अब साथियों, हम समझते हैं आइडियल टाइम टू बाई अ कार, यानी कि कार को खरीदने का सही समय क्या होता है। कार खरीदने की कोई एक आदर्श उम्र तो हो नहीं सकती, कोई आदर्श एज तो हो नहीं सकती कि हमें इसी आइडियल एज पे कार खरीदनी चाहिए। तो साथियों, इसको ठीक से समझने के लिए आप समझिए कि कार को खरीदने का सही समय तब होता है जब हम एक कार अफोर्ड कर पाए और इसकी हम ठीक से प्लानिंग कर सकें। वही कार खरीदने का सबसे आइडियल टाइम होता है कि हमारे अफोर्डेबल है, जो हमने थंब रूल बनाए उनके अकॉर्डिंग हम फॉलो कर सकते हैं और इजीली हम कार खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको किसी से नहीं पूछना कि हमें कार खरीदने का क्या ये सही समय है, या आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। अब यहीं पे 2 कंडीशन आती हैं। अफोर्डेबल में समझते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं, हम कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, साथियों बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। मगर साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कार कभी नहीं खरीद सकते हैं। तो साथियों, आज से ही आप अपनी फाइनेंशियल विजडम का परिचय देते हुए 2 से 4 वर्ष की अवधि तक आप अच्छे से सेविंग्स कीजिए और अपनी कार प्लान कीजिए। और यदि आपका जवाब है यस आई कैन अफोर्ड, यानी कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने तुरंत कार खरीद ली। इस समय में अलग अलग क्वालिटेटिव फैक्टर्स कंसीडर किए जा सकते हैं। उसके लिए साथियों हो सकती है फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि परिवार की जरूरतें हो सकती हैं जहां आप किराए पर होने वाले रोज रोज के खर्चे को बचा सकते हैं, या फिर परिवार के हिसाब से आपको कार की आवश्यकता हो सकती है। कोई फैमिली को या आपको पर्सनली कोई असुरक्षा महसूस हो सकती है, तो इसके लिए भी आपको एक कार खरीदनी पड़ सकती है। फिर आता साथियों आपका पागलपन, कि नहीं आपके दिमाग में सनक चढ़ी हुई है, नहीं हमें कार लेने ही लेनी है, हमारा तो शौक ही है कार लेना, तो आप कार बिल्कुल खरीद सकते हैं। फिर आता साथियों बिजनेस, आपको लगता है कि हमारे बिजनेस को कार खरीदने के बाद अच्छी खासी रेपुटेशन मिल सकती है, हमारे बिजनेस को अच्छी खासी गति मिल सकती है ग्रोथ करने के लिए, तो बिल्कुल आपको कार खरीदनी चाहिए। साथियों एक्सपर्ट कहते हैं कि जितने भी हमने आपको ये थंब रूल्स बताए, ये आपको टाइम बताया कि किस टाइम से आप खरीदें, क्या थंब रूल होना चाहिए, अगर इसमें से मैक्सिमम फैक्टर्स में आपका जवाब आता है नहीं हमारे लिए सारे चीजें ओके हैं, तो आपको बिल्कुल कार खरीदनी चाहिए। यही आपके कार खरीदने का आइडियल यानी कि आदर्श समय हो सकता है। अब साथियों 5वां और आखिरी पॉइंट हमारा आता है हाउ टू फाइनेंस अ कार,
तो साथियों इसमें भी जाहिर सी बात है दो केस होंगे। सबसे पहले साथियों आता हमारा सैलरी, यानी कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आप फाइनेंशियली वाइज हैं तो आइडियली आप कार लोन पर तो कार खरीदना बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे। या तो आप कार को कैश में खरीदना पसंद करेंगे या फिर आप कार की जितनी EMI बनती है सेम अमाउंट की आप एक SIP कर देंगे। फिर जब आपका कार बजट रेडी हो जाएगा तो अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। अब साथियों सेकंड सिचुएशन हो सकती है बिजनेस। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए आपके लिए कार हेल्पफुल हो सकती है। इस केस में आपकी कार का जो डेप्रिसिएशन होगा वो आपके बिजनेस एक्सपेंस में ही काउंट किया जाएगा कि अगर जो भी वैल्यू हमारी कार की घट रही है तो इसको हम बिजनेस एक्सपेंस करने के लिए घटा रहे हैं, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, आपका खर्चा नहीं होगा, ये एक्चुअल में आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अब साथियों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो बिजनेस वाले लोग हैं वो कार लोन पर लें या कैश लें। साथियों यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो कार का अमाउंट है उसके कैपिटल का आप 10% कमा सकते हैं, जहां आप कार लोन में 8% ब्याज देंगे, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए जो आपकी कार को खरीदने का अमाउंट है उसकी जो कैपिटल हमने बचा ली, मान लो कार लोन पर ले ली, जो कैपिटल बची उस कैपिटल से अगर हम 10% कमा सकते हैं और कार लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो 8% होता है, यानी कि 2% हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप कार लोन पर खरीद लीजिए क्योंकि हमें इसमें 2% का बेनिफिट होने वाला है। और इसमें आपका एक फायदा और होगा कि आप जो कार लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका डिडक्शन आपको मिल ही जाएगा और साथ ही साथ आपका कैपिटल भी इकट्ठा कहीं फंसेगा नहीं, आप उससे और बिजनेस कर पाएंगे। तो साथियों आशा करता हूं कि आप लोग जब भी कार खरीदने की प्लानिंग करेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल विजडम का परिचय देते हुए आप अपनी ड्रीम कार के लिए बजट कर पाएंगे और आप लोग समझ पाएंगे कि आपकी ड्रीम कार खरीदने का सही समय कब होगा। ना ही शो ऑफ के चक्कर में फंसकर, ना ही सोसाइटी के प्रेशर में आकर आप अपनी गलत प्लानिंग करके कार खरीद के अपना पैसा नहीं फंसाएंगे। तो आई होप साथियों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको कार कब खरीदनी है, कैसे प्लान करनी है, कैसे इसको फाइनेंस करना है, आपके लिए कार की जरूरत है या नहीं है, आप ये सारी चीजें डिसाइड कर पाएंगे। अगर साथियों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।